हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट वाला, और कुछ टाइम से हम वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। उसका रीज़न आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। तो स्टूडेंट देखो, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, एक प्रॉब्लम है। देखो हमारे साथ जो बच्चे हैं स्टूडेंट यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हर बोर्ड का बच्चा जुड़ा हुआ है। तो अब यूपी बोर्ड का सिलेबस थोड़ा बहुत कम हुआ है। अगर आप चैप्टर वाइज देखोगे तो कुछ भी कम नहीं हुआ है। केवल एक या दो हेडिंग हटाने से 30% सिलेबस कम नहीं होता है। अगर आप फिजिक्स में इस लेसन की बात करूं तो केवल 2 हेडिंग्स हटी हैं, कार्बन प्रतिरोधों का वर्ड कोड और श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। अब देखो, आप सभी को पूरा सिलेबस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसका मैं एक रीज़न बता दूं। देखो स्टूडेंट, अभी तो आप खैर 12th कर रहे हो, मानता हूं कि 12th में ये टॉपिक्स नहीं आएंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे आईटी, जेईई मेंस या फिर नीट की प्रिपरेशन करते हो, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तो वहाँ पर वो टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे वो टॉपिक्स। अगर आप उन्हें खुद आगे जाके स्टडी करोगे तो स्टूडेंट वो टॉपिक्स आपके समझ में नहीं आएंगे। दूसरा एक ये भी होता है, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो फॉर एग्जांपल, तो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट उनसे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। अगर आपको वो टॉपिक हमने नहीं पढ़ाए तो ग्रेजुएशन जब आप करोगे तो वहाँ पर वो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट, हम आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ाएंगे। पीसीएम या पीसीबी का आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। केवल हिंदी एंड इंग्लिश का जो अपडेट सिलेबस है उसको पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो अब इसे हाँ ये कर सकते हो, अगर आपको देखो, अगर आप यूपी से हो तो जो सिलेबस आपके में नहीं है उसे आप तैयार ना करो, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर नहीं करना चाहते तो कर सकते हो, कर लोगे तो आपके लिए फायदा होने वाला है, नुकसान कुछ भी नहीं है। जितनी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी स्टूडेंट, वो आप सभी के लिए फायदा ही देगी, नुकसान उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि शिक्षा को जितना ज़्यादा ग्रहण करोगे उतना ही आप सभी के लिए फायदा होगा। तो स्टूडेंट, हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे अप टू टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको A to Z कराए जाएंगे। कोई भी टॉपिक अब हम आपको स्किप करके नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर है सभी को? तो स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे थे, और इस चैप्टर में हमारा कार्बन प्रतिरोधों का वर्ड कोड तक कंप्लीट हो चुका है। आज स्टूडेंट सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो विद्युत सेल, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो 2 या 3 दिन में अब आपको ये चैप्टर खत्म करा दिया जाएगा। ठीक है, ये बड़ी वीडियो बनेगी, लगभग 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी बहुत कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स हो, आप वीडियो को पूरा देखोगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल होती क्या है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बदला जाता है। ठीक है, तो विद्युत सेल क्या है स्टूडेंट? एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, बदला जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा। अगर हम इसका प्रोसेस जाने तो स्टूडेंट कुछ नहीं है, यहाँ पर हम 2 प्लेटें बना लेते हैं धातु की। ये दोनों प्लेटें किसी विद्युत अपघट्य में डूबी रहती हैं। ठीक है, ये 2 प्लेटें बना लो, 1 2। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी पर नेगेटिव होता है। ठीक है, माइनस, और यहाँ पर लिख लोगे प्लस। तो जिस प्लेट पर स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको कैथोड कहा जाता है। ये हमारा विद्युत अपघट्य है जिसमें प्लेटें डूबी हुई हैं। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलाइट है या विद्युत अपघट्य है। यहाँ लिखोगे आप विद्युत अपघट्य। इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। और ये दोनों जो छड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम स्टूडेंट एनोड कहते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट उसको हम कैथोड कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा एनोड है और ये कैथोड है। तो ये इलेक्ट्रिक सेल है। क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। ये अगर हम इसका बात करें तो स्टूडेंट ये क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है। इस इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा जो केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि केमिकल, विद्युत अपघट्य क्या होता है? केमिकल होता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो देखो, कहीं पर अगर आप दिखाओगे तो कुछ इस प्रकार से हम सेल का सिंबल दिखाते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है। ठीक है, तो विद्युत सेल का नीचे लिख लोगे सिंबल।
अगर बैटरी है तो बैटरी में क्या होता है, बहुत सारी प्लेटों को आपस में जोड़ देते हैं, तो बैटरी का साइन आप कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हो, माइनस प्लस, ये हमारा बैटरी हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो स्टूडेंट ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। विद्युत सेल की अगर हम संरचना की बात करें थोड़ा सा जान सकते हो कि इसमें एक पात्र होता है जिसको हम वोल्टामीटर कहते हैं। इसका नाम क्या है? वोल्टामीटर। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो वोल्टामीटर। ठीक है। अब इस वोल्टामीटर में विद्युत अपघट्य भरा हुआ है और धातु की 2 छड़ें लटकी हुई हैं। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको एनोड कहते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको कैथोड कहा जाता है। तो विद्युत सेल किसे कहते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है और ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है, क्योंकि आगे जाके हम इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। इतना क्लियर है सभी को? और वोल्टामीटर का अगर आप सिंबल जानना चाहते हो, वैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस ये हो गया वोल्टामीटर। अमीटर है तो इस प्रकार से होगा, तो वोल्टेज को वोल्टामीटर में मापते हैं और जो धारा होती है उसको अमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर सभी को? पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसको मिटा देते हैं हम। सेल का विद्युत वाहक बल, अगली हेडिंग डालो आप सभी, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रो, इंग्लिश भी जरूरी है, ठीक है आप सभी के लिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, या फिर लिख सकते हो और करके लिख लेना EMF ऑफ अ सेल। ठीक है, जैसे चाहते हो वैसे लिख सकते हो, ये हमारा इंग्लिश हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना देता हूँ। चलो आप पहले डेफिनेशन जान लो। देखो यहाँ पर डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है कि एकांक आवेश को अगर हम पूरे परिपथ में प्रवाहित करें, लेकिन पूरा परिपथ का मतलब है कि उसमें सेल भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि सेल, मैं यहाँ पर एक चीज़ बनाऊंगा, आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे मैं सेल की बात कर रहा हूँ। तो पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन जान लेते हैं। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में ब्रैकेट में लिख लो कि सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देता है अर्थात जितना कार्य करता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक सेल है, यहाँ पर आप प्रतिरोध दिखा दोगे, तो यहाँ पर प्लस और माइनस है। ठीक है, अगर आप इसमें आवेश ले लो या धारा दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे धारा ही दिखाएंगे क्योंकि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को ही धारा कहा जाता है। और यहाँ पर ये हमारा सर्किट मतलब R है प्रतिरोध, तो धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो स्टूडेंट देखो, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा कितना होगा, E। अब समझना, मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एकांक आवेश को, I का मतलब क्या है, I बराबर Q/T होता है। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हम आवेश की ही बात कर रहे हैं। एकांक आवेश का मतलब क्या है, देखो समझना, एकांक आवेश है उसको हम पूरे परिपथ में प्रवाहित करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने पूरे परिपथ के साथ साथ सेल भी शामिल कर लिया है। तो समझना, तो धारा कुछ इस प्रकार से जाएगी, ऐसे करके जाने के बाद इसी तरीके से यहाँ तक खत्म नहीं होगी। जो हमने सेल ले रखा है स्टूडेंट, उसके अंदर भी धारा प्रवाहित होगी, उसके अंदर भी। अगर मैं सेल की बात करूँ तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रिक सेल कुछ इस प्रकार से बना था, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस और यहाँ पर माइनस था। तो यहाँ पर हमने विद्युत अपघट्य भर रखा है, तो जो धारा है स्टूडेंट इस विद्युत अपघट्य से होकर भी गुजरेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेश है वो सेल के अंदर से भी गुजरेगा, सेल के अंदर भी वो गुजरेगा। तो यहाँ पर भी हमने यही बोला है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, तो पूरा परिपथ हमारा
प्लस से स्टार्ट होकर ये मत समझना माइनस पर खत्म हो गया, नहीं, सेल के अंदर भी आवेश प्रवाहित होगा। तो सेल के अंदर भी आवेश प्रवाहित हो रहा है ना, तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए जो सेल है, इस आवेश को अगर पूरे परिपथ में प्रवाहित करना चाहते हैं तो ऊर्जा कौन देगा, कार्य कौन करेगा, ये जो सेल है यही तो करेगी। तो जितना कार्य या जितनी ऊर्जा ये दे रही है उसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो आई की जगह मैं क्यू दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ये जो क्यू आवेश है इसको हम पूरे परिपथ में, जिसमें सेल भी शामिल है, प्रवाहित करना चाहते हैं और सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है वो कितनी है, W। तो देखो मैं यहां पर लिखूं, क्या लिखूंगा, यदि क्यू आवेश को पूरे परिपथ में ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, सेल सहित, क्योंकि जो आवेश है वो सेल से होकर भी गुजरेगा। पूरे परिपथ में ब्रैकेट में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, या तो लिख सकते हो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, या फिर लिख सकते हो सेल द्वारा किया गया कार्य। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल डैश लगाओगे और यहां पर आप क्या लिखोगे, E बराबर W/Q। ठीक है, यहां से अगर आप चाहते हो तो इसका मात्रक बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो, मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक मात्रक तो आपका बन जाएगा जूल प्रति कूलाम, और इसको आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे स्टूडेंट, क्या बोला जाता है, वोल्ट। तो देखो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी होता है। ठीक है, किसका, विद्युत वाहक बल का। और यहाँ से मैं 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बना सकता हूँ अगर आप बनाना चाहते हो तो। 1 वोल्ट यदि W बराबर 1 जूल एवं Q बराबर 1 कूलाम हो तो E बराबर 1 वोल्ट। अब देखो इसका मतलब जान लेना क्या है, समझने की कोशिश करना। अगर 1 कूलाम आवेश है, अगर 1 कूलाम आवेश है और उसको हम पूरे परिपथ में भेजना चाहते हैं, जिसमें सेल भी शामिल है, तो पूरे परिपथ में भेजने के लिए जो सेल है उसके द्वारा जो दी गई ऊर्जा है स्टूडेंट, वो कितनी है, 1 जूल। तो उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा, 1 वोल्ट। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में, यहाँ से स्टार्ट करके पूरे परिपथ में, मतलब सेल के अंदर भी, ठीक है ना, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल है वो कितनी ऊर्जा दे रही है, 1 जूल। तो इस सेल का, जो सेल हमने यहाँ पर लगा रखी है, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आप आसानी से इसकी डेफिनेशन बना सकते हो कि यदि 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या फिर सेल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। आसानी से बना लोगे, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है। तो ये तो हमारी परिभाषा होती है जो कि आप आसानी से बना सकते हो कि अगर एकांक आवेश है उसको हम पूरे परिपथ में, जिसमें सेल भी शामिल है, क्योंकि देखो प्लस से शुरुआत करके ये मत समझना माइनस पर खत्म हो गया, लेकिन जो हमने सेल ले रखा है इसके अंदर भी आवेश प्रवाहित होगा, इसके अंदर भी आवेश प्रवाहित होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा है सेल सहित। प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाती है या फिर जितना कार्य किया जाता है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो E बराबर W/Q, आप सभी को सूत्र याद रखना है। मात्रक की बात करें तो जूल प्रति कूलाम या फिर जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं, और ये डेफिनेशन आप सभी बना ही लोगे। और अगर आप विमा बनाना चाहते हो तो विमा यार बहुत समझदार हो, बना सकते हो कि विमा किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर मैं और भी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। अब आपको रेगुलर बेसिस पर हम वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। देखो तबियत खराब थी स्टूडेंट, इस वजह से आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये मत समझो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, यार कोर्स तो बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। नवंबर तक कंप्लीट ना हो तो आप हमारे चैनल स्किप कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, तो यहाँ आप लिख सकते हो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल निम्न बातों पर निर्भर नहीं करता, निम्न बातों पर
निर्भर नहीं करता। कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात है स्टूडेंट, विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, प्लेटों, देखो जो हमने प्लेटें ले रखी हैं, प्लेटों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। प्लेटों का आकार कितना भी लिया जा सकता है, प्लेटों के आकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट वो ये है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता। प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है स्टूडेंट, वो इन तीनों बातों पर निर्भर नहीं करेगा। कौन कौन सी बात है? विद्युत अपघट्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है प्लेटों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब समझना, देखो ये हमने पात्र बना लिया, इसमें हमने ये विद्युत अपघट्य भर दिया, 2 प्लेटें हमने यहाँ पर डुबो दी। ठीक है, इस प्रकार से प्लस माइनस। क्लियर सभी को? तो स्टूडेंट इसने क्या क्या बोला है, देखो विद्युत अपघट्य की मात्रा, मतलब यहाँ पर हम विद्युत अपघट्य कितना भी ले सकते हैं, इसका जो असर है वो सेल के विद्युत वाहक बल पर नहीं पड़ेगा। चाहे विद्युत अपघट्य कम हो या फिर ज्यादा हो, इसका असर सेल के विद्युत वाहक बल पर नहीं पड़ने वाला। सेकंड पॉइंट है प्लेटों के आकार पर निर्भर नहीं करता। प्लेटों का जो आकार है वो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा लिया जा सकता है। छोटा या बड़ा करने पर जो सेल का विद्युत वाहक बल है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, प्लेटों के बीच की दूरी पर, हमने ये 2 प्लेटें ले रखी, इनके बीच की दूरी कितनी है, कम है या ज्यादा है, कम कर दो या फिर ज्यादा कर दो, इसका असर विद्युत वाहक बल पर नहीं पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका विद्युत वाहक बल पर असर नहीं पड़ता। बट यहां पर आपने एक नोट पॉइंट डालोगे। अब क्या नोट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल सेल की प्लेटों तथा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो समझना स्टूडेंट, तो जो हमने सेल ले रखी हैं, इनकी ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें अलग अलग पदार्थ की बनी हुई होती हैं। कार्बन की हो सकती हैं, कॉपर की हो सकती हैं, एल्युमिनियम की हो सकती हैं, किसी धातु की हो सकती हैं। तो और विद्युत अपघट्य किसी का भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो जो विद्युत अपघट्य है इस पर इसका और जो प्लेटें हमने ले रखी हैं ये किस पदार्थ की बनी हुई हैं, जो विद्युत अपघट्य ले रखा है ये किस पदार्थ का है, तो इन दोनों का असर विद्युत वाहक बल पर पड़ेगा। याद रखना, सेल का विद्युत वाहक बल सेल की प्लेटों, जो सेल में हमने यूज की थी प्लेटें वो, और विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। उनके आकार से मतलब नहीं है, किसी भी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन वो किस पदार्थ की बनी हुई है वो मैटर करेगा। अलग अलग पदार्थ हैं तो उनके लिए सेल का विद्युत वाहक बल भी चेंज हो जाएगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल प्लेटों, जो सेल में हमने यूज की थी प्लेटों तथा विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप सभी को ये पॉइंट बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट। इसी के साथ हमारा जो सेल का विद्युत वाहक बल वाला पॉइंट है पूरा क्लियर हो चुका है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है। हम देखो कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते, उसके लिए सॉरी, क्योंकि नया ने कितने कमेंट्स आते हैं, बट आप सभी के कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं स्टूडेंट। आप सभी के कमेंट्स हम पढ़ते हैं और जो आप बोलते हो कि सर ऐसे करो वैसे करो, हम करने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट बहुत अच्छे से किया करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगली हेडिंग की, टर्मिनल विभवांतर। इसको मिटा देते हैं, अगला हेडिंग डाल लो टर्मिनल विभवांतर। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये, ठीक है ना। अब तो खत्म होने की कगार पर ये मान लो बस। टर्मिनल विभवांतर,
इंग्लिश में कहते हैं इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखो माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। कितना है? कैपिटल E। यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल। तो स्टूडेंट देखो कोई सेल है और उस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है स्टूडेंट? कैपिटल E। और अगर हम Q आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करना चाहते हैं तो जो सेल है वो कितनी ऊर्जा दे रहा है? W। तो आप सभी जानते हो कि इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E बराबर W/Q। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? E बराबर W/Q। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारा एक सेल है प्लस माइनस, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? कैपिटल E। ठीक है, आगे यहाँ पर और डायग्राम बना दोगे आप सभी। यहाँ पर कुछ सेक्शंस बना लो इस प्रकार से। तो यहाँ पर A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है और ये D बिंदु। तो A B C D। प्रतिरोधों के नाम लिख सकते हो। इसका नाम है R1 R2 और R3। ये हमारा Q आवेश है। कितना आवेश है स्टूडेंट? Q आवेश को हम इस पूरे परिपथ में भेजना चाहते हैं। क्लियर सभी को? और यहाँ पर विभवांतर भी लिख सकते हो स्टूडेंट। A और B के बीच जो विभवांतर है वो कितना है? V1, जिसको टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। ये है V2 और ये कितना आपका? V3। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये तो हमने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया कि हमारा Q आवेश है और इस Q आवेश को पूरे परिपथ में भेजना चाहते हैं। तो जो हमारा सेल है वो कितनी ऊर्जा दे रहा है? W। कितनी ऊर्जा दे रहा है? W। प्रवाहित करने के लिए कितनी ऊर्जा देगा? W। तो हमने ये सूत्र बना दिया। आगे लिखोगे यदि परिपथ के विभिन्न भागों में व्यय ऊर्जा क्रमशः W1, W2 व W3 हो तो कुछ सेल ने टोटल ऊर्जा कितनी दी थी स्टूडेंट? W जूल ऊर्जा दी है या W ऊर्जा दी है। लेकिन ये जो ऊर्जा है जो सेल ने दी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा खर्च होगी वो कितनी होगी? W1। यहाँ से यहाँ तक जो खर्च होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी? W2। और यहाँ से यहाँ तक जो खर्च होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी? W3। टोटल एनर्जी सेल के द्वारा कितनी दी गई थी? W। लेकिन वो W एनर्जी 3 पार्ट्स में टूट गई, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई या 3 पार्ट्स में व्यय हो गई। A और B के बीच कितनी ऊर्जा खर्च हुई? W1। B और C के बीच कितनी ऊर्जा खर्च हुई? W2। C और D के बीच कितनी ऊर्जा खर्च हुई? W3। तो जो टोटल एनर्जी थी W, आप यहाँ पर क्या लिखोगे? W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। यही तो लिखोगे कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी इस सेल के द्वारा दी गई थी उस एनर्जी का डिवाइडेशन हो गया 3 पार्ट्स में। कुछ ऊर्जा यहाँ पर खर्च हुई, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। अब इसको आप यहाँ पर उठा के रख दो। इसलिए E बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 अपॉन Q। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? या E बराबर W1 अपॉन Q प्लस W2 अपॉन Q प्लस W3 अपॉन Q। और समझना स्टूडेंट, देखो ये विभवांतर कितना आपका V1 है, तो ये A और B के बीच है। A और B के बीच कितना है टर्मिनल विभवांतर? V1। B और C के बीच कितना है? V2। C और D के बीच कितना है? V3। तो आप यहाँ पर आगे क्या लिखोगे? या E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने ऐसे क्यों लिखा? देखो V बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है? W/Q होता है।
यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर है भी, समझना क्या है टर्मिनल विभवांतर, ना कि आपका वैद्युत विभव, दोनों में अंतर है, वो अभी आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे, जहाँ V1 क्या है ये बताओ, A और B के बीच टर्मिनल विभवांतर है, क्या है, A और B के बीच टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब बिंदु, ठीक है ना, टर्मिनल विभवांतर। आपका V2 क्या है, B और C के बीच टर्मिनल विभवांतर, तो B और C के बीच टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। और V3 क्या है, लिख लेना आप सभी, ठीक है ना, V3 क्या है, C और D के बीच टर्मिनल विभवांतर। तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन में आपको टर्मिनल विभवांतर की बताने वाला हूँ कि कैसे टर्मिनल विभवांतर की डेफिनेशन बनेगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो किसी परिपथ के, कोई भी परिपथ हो, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो मैं अगर A और B के बीच बात करूं, तो किसी परिपथ के B और C की बात कर सकते हो, C और D की बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, A और B के बीच अगर हम एकांक आवेश को लेकर जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम इन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। तो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, A और B हो सकते हैं, B और C हो सकते हैं, C और D हो सकते हैं, कोई भी दो बिंदु आप ले सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पर यही तो लिखा है कि हमारा जो एकांक आवेश था, Q आवेश था, उसको अगर हम A से B तक लेकर गए तो कितनी ऊर्जा खर्च हुई, या सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी गई तो उसमें से कितनी ऊर्जा व्यय हुई, W1। तो एकांक आवेश को जब हम A से B तक लेकर जाएंगे तो ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा खर्च होगी, इसी को हम A और B के बीच टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। क्लियर सभी को, यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप डेफिनेशन बना सकते हो कि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, फिर आगे बात करते हैं अगली हेडिंग की। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना स्टूडेंट। कमेंट आप सभी के देखो हम पढ़ते जरूर, रिप्लाई नहीं कर पाते, बट आपके कमेंट पढ़ते जरूर है, ठीक है ना। चलो अगली हेडिंग डालो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको मिटा देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डाल लो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। तो यहाँ लिखोगे, किसी सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य, विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में जितना प्रतिरोध लगाता है, या अवरोध या रुकावट, कुछ भी लिख सकते हो, जितना प्रतिरोध लगाता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्या है स्टूडेंट डेफिनेशन, देखो समझ लेना। मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, वही है जो अभी आप करते आ रहे थे, वही डायग्राम है सेम, कुछ भी नहीं है इसमें भी अंतर। देखो मानते हैं धारा का जो डिवाइड प्रवाहन होता है क्या होता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर धारा प्रवाहित होती है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। लेकिन विद्युत अपघट्य जो स्टूडेंट हमने यहाँ पर भर रखा है, वहाँ पर भी देखो ऐसे करके जा रही है, तो फिर रिमूव ऐसे करके होती है। समझना, जब ये धारा इस विद्युत अपघट्य से गुजरेगी, समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ। अब धारा सपोज करो एनोड से कैथोड पर गई, अंदर से कैथोड से एनोड पर आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, धारा जब इधर से इधर आएगी,
धारा जब इधर से इधर आएगी तो ये जो विद्युत अपघट्य हमने यहाँ पर भर रखा है तो ये क्या करेगा स्टूडेंट, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में रुकावट डालेगा, मतलब रोकने का प्रयास करेगा, धारा को इधर से उधर आने नहीं देगा। तो जितना प्रतिरोध, जितनी रुकावट ये डालेगा उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि किसी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य, ये जो भरा हुआ होता है इसी को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमने भर रखा है यही क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में जितना प्रतिरोध, जितनी रुकावट डालता है या लगाता है उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आगे लिख सकते हो, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है कुछ बातों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, यह है प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, यह है घोल में, घोल कह सकते हो, विद्युत अपघट्य कह सकते हो, यह है घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के, प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है, घोल लिख लो या विद्युत अपघट्य लिख लो, तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी अब तीनों पॉइंट्स को समझना। देखो यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ कि अगर ये दोनों प्लेटें जो हमने ले रखी हैं अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो विद्युत धारा को ये डिस्टेंस अगर कम है तो कम मार्ग तय करना पड़ेगा। जब वो कम मार्ग तय करेगी तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। तो यह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर प्लेटों का डिस्टेंस कम है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा, और अगर हमने प्लेटों के बीच को डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो जो आंतरिक प्रतिरोध है, या फिर कह सकते हो कि धारा जब ज़्यादा मार्ग तय करेगी तो उसको ज़्यादा रुकावट पैदा होगी, तो ज़्यादा रुकावट पैदा होगी तो उसका मतलब क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि यह घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने यहाँ पर दोनों प्लेटें दिखा दी, तो अगर इन प्लेटों का ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ है, अगर इन प्लेटों का ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ है तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्टूडेंट वो कैसा होगा, कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा हिस्सा डूबा हुआ है तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, और अगर कम डूबा हुआ है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि यह घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट, जो हमने विद्युत अपघट्य ले रखा है तो हमने क्या किया, उसकी सांद्रता को बढ़ा दिया। आपने चीनी देखी होगी, चीनी में अगर हमने चीनी का पानी की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, अगर हमने चीनी और पानी इनका एक सॉल्यूशन बना लिया, विलयन बना लिया, अगर हमने चीनी की मात्रा कम रखी है तो विलयन हमारा तनु बनेगा। अगर हमने चीनी की मात्रा को बढ़ा दिया तो विलयन कैसा बनता है, सांद्र। और जब विलयन सांद्र बनेगा तो अगर आप उसमें उंगली घुमाओगे तो आपको उंगली मतलब घुमाने में क्या होता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ पर होता है, अगर हमने सांद्रता बढ़ा दी तो जो धारा आ रही थी अब उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, ज़्यादा रुकावट। अब जो विद्युत अपघट्य है वो ज़्यादा रुकावट डालेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि वहाँ पर सांद्र विलयन है तो वहाँ पर जो अणु हैं वो पास पास होंगे,
ठीक है, किसके, जो विलय है जिसको हमने घोला है। तो जब विद्युत धारा आगे की ओर बढ़ेगी, विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ी हुई है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने यही लिखा है कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान भी बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट ये 3 पॉइंट्स हैं जिन पर डिपेंड करता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर स्टूडेंट कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। एनोड कैथोड आपकी समझ में आ गई, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा वोल्टामीटर है, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और टर्मिनल विभवांतर जो इससे पहले हेडिंग थी उसको वोल्टामीटर से मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा, इसको मिटाते हैं अब, ठीक है। अगली हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उसको सही तरह पढ़ना, ठीक है। अगली डालो सेल के, अगली हेडिंग आपकी सभी की सेल के टर्मिनल विभवांतर, सेल के टर्मिनल विभवांतर, कोमा विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ी बड़ी हो चुकी है हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी समझदार हो, लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कोमा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, दैट्स अ इंग्लिश ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है, इतना तो लिख लोगे। तो यहाँ पर मैं एक प्यारा सा छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, आप उसको बना लेना। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा एक सेल है और इस सेल के बराबर में ही आप आंतरिक प्रतिरोध दिखा दोगे इस प्रकार से। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है स्टूडेंट, ये हमारा सेल का है, इस प्रकार से डब्बा सा बना दो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा सेल है इस प्रकार से। और जो सेल हमने ले रखा है स्टूडेंट, इसका विद्युत वाहक बल कितना है, E। आगे डायग्राम बनाओगे, इसको पूरा करोगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने लगा रखा है वोल्टामीटर, जिसके द्वारा विभव को मापा जाता है या वोल्टेज को मापा जाता है। आगे नीचे आओगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है जिसके द्वारा हम सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रतिरोध रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर आपका एक अमीटर लगा हुआ है जो कि धारा को मापेगा, ठीक है। तो आपका ये R हो गया, ये K हो गया, इस प्रकार से। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट समझने की कोशिश करना है, इसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बस यही डायग्राम है आपका, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, चलो यही है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि इसमें थ्योरी क्या लिखोगे, तो मैं यहाँ पर थ्योरी लिख देता हूँ। माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इससे I एम्पेयर की धारा t सेकंड तक बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित की जाती है, ठीक है। आगे लिखोगे यदि t सेकंड में प्रवाहित आवेश Q हो तो कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q। तो आप सभी जानते हो Q बराबर, आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ I इंटू टी। क्या पढ़ा चुका हूँ, I इंटू टी, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आगे लिखोगे यदि पूरे परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो देखो आप सभी को पता है कि अगर Q आवेश को पूरा जो सर्किट है पूरे परिपथ में अगर हम भेजना चाहते हैं तो सेल जो है वो कितनी ऊर्जा दे रहा है, W ऊर्जा दे रहा है।
तो आप सभी को पता है स्टूडेंट W बराबर देखो E बराबर W अपॉन Q, या W अगर आप निकालोगे समझना तो E अगर आप निकाल दो तो क्या आएगा W अपॉन Q, और अगर आपको W निकालना तो W बराबर क्या हो जाएगा E इंटू Q। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड, कि अगर हम इस Q आवेश को, ये हमारा Q आवेश मान लो, इस Q आवेश को अगर हम पूरे सर्किट में भेजना चाहते हैं तो जो हमारा सेल है ये कितनी ऊर्जा दे रहा है स्टूडेंट, W ऊर्जा दे रहा है। क्लियर सभी को। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आगे लिखना है आपको, यदि बाह्य प्रतिरोध, यदि बाह्य प्रतिरोध R के सिरों के बीच, R के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो बाह्य परिपथ में व्यय ऊर्जा। अब समझना स्टूडेंट, देखो जो बाह्य प्रतिरोध R है, ये बाह्य प्रतिरोध R की बात कर रहा हूँ, तो अगर बाह्य प्रतिरोध R है और उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है स्टूडेंट, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर स्टूडेंट वो कितना है, V है। कितना है, V। तो बाह्य परिपथ में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो यहाँ पर आप लिखोगे W बाह्य बराबर, आप सभी ने सूत्र क्या पढ़ रखा है, V बराबर आप सभी ने पढ़ रखा है W अपॉन Q। तो अगर यहाँ से आप W निकालोगे तो क्या आएगा, V इंटू Q। तो W बाह्य बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 3। समझना, देखो मैं जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो समझो। देखो स्टूडेंट, जो सेल है उसने टोटल ऊर्जा कितनी दी थी, W, तो W कुल, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया W कुल। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि W टोटल एनर्जी है जो इस सेल ने दी है। अब इस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा तो सेल के बाहर खर्च होने वाली है, लेकिन कुछ ऊर्जा सेल के अंदर भी खर्च होगी। तो सेल के बाहर कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, V इंटू Q। अब सेल के अंदर की बात करूंगा मैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही सिंपल है। देखो अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा इसलिए। तो कोई सेल है, उसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है R, और इससे, इस सेल से I एम्पेयर की जो धारा है स्टूडेंट वो कहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर देखो Q R I कुछ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब वही होता है, धारा t सेकंड तक बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित की जाती है और t सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना है, Q है। तो आप सभी ने इस सूत्र को तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, Q बराबर I इंटू टी। अगर हम पूरे परिपथ की बात करें तो पूरे परिपथ में जो Q आवेश है इसको प्रवाहित करने के लिए जो सेल है टोटल ऊर्जा कितनी दे रहा है, W। तो आप सभी को मैंने भी सूत्र पढ़ाया था, E बराबर W अपॉन Q। तो अगर यहाँ से W टोटल या W कुल निकालोगे, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो कितना आ जाएगा निकल के, E इंटू Q। यदि बाह्य प्रतिरोध R है, इसके सिरों के बीच भी तो के बीच कितना विभवांतर V, तो इस बाह्य परिपथ में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है वो हमने यहाँ पर निकाल ली, W बाह्य बराबर V इंटू Q। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। थोड़ा सा भी बचा हुआ है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब देखो आपको आगे क्या करना है, समझना। मैंने क्वेश्चन 3 तक बना दी है। आगे लिखोगे, यदि सेल के अंदर विभव पतन स्मॉल v होता है, ये स्मॉल v हो तो ये होता है स्टूडेंट v बराबर I इंटू आर। क्या होता है, v बराबर I इंटू आर। इसलिए सेल के अंदर व्यय ऊर्जा, सेल के अंदर व्यय ऊर्जा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, W आंतरिक बराबर, अभी देखो W बराबर Q इंटू V आप सभी ने पढ़ रखा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है, Q इंटू V, तो Q इंटू V, लेकिन यहाँ पर V की जगह आप क्या यूज़ करोगे, I इंटू आर। क्या यूज़ करोगे, I इंटू आर, ठीक है। तो W आंतरिक बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V, Q इंटू V, बट V की जगह आप क्या यूज़ करोगे, I इंटू आर। क्या यूज़ करोगे, I इंटू आर, तो Q इंटू आई आर। अब देखो स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक यहाँ पर मैंने चलाया है। ये जो निकल के आया ये क्या है, W आंतरिक आपका आ चुका है, ठीक है। Q इंटू वी भी या V इंटू क्यू कर सकते हो, I इंटू आर इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर इसको बना दोगे 4th। अब
ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यहाँ लिखोगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से लिखोगे तो W कुल बराबर W बाह्य प्लस W आंतरिक। W बाह्य मतलब बाह्य परिपथ में कितनी ऊर्जा खर्च हुई और आंतरिक परिपथ में कितनी ऊर्जा खर्च हुई। W बाह्य आप सभी को मैं बता चुका हूं स्टूडेंट, कितना था Q इंटू वी, और ये कितना था हमारे पास E इंटू क्यू लिख सकते हो, E इंटू क्यू। और आंतरिक कितना है देखो प्लस IR इंटू क्यू या Q इंटू IR, यही तो है। अब इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, Q, तो Q को बाहर निकालोगे तो V प्लस IR, E इंटू क्यू, तो Q से Q कैंसिल, क्या रह गया अब, ये रह गया स्टूडेंट आपका E बराबर V प्लस IR। अगर हमको V निकालना है तो क्या निकालोगे, तो V बराबर E माइनस IR, ये हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा। ये कब निकल के आएगा स्टूडेंट, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 5 डाल देना, यहाँ से भी मैं कई निष्कर्ष निकालूंगा अभी। तो कुछ नहीं था स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। सेल के अंदर हमने विभव पतन कितना मान लिया, स्मॉल v, तो v बराबर क्या हो जाएगा I इंटू आर। आप सभी जानते हो ओम का नियम आप सभी ने पढ़ रखा है, कैपिटल V बराबर I इंटू आर। लेकिन मैं सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा आंतरिक प्रतिरोध लिया जाएगा, ना कि बाह्य प्रतिरोध। तो मैंने क्या कर दिया, I इंटू आर कर दिया। अगर सेल के अंदर ऊर्जा हम बात करें कि कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, तो Q इंटू कैपिटल V हो जाता, बट यहाँ पर स्मॉल v है विभव पतन, तो मैंने स्मॉल v ले लिया। W आंतरिक स्मॉल v की मैंने यहाँ पर से वैल्यू लगा दी। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी वो दो पार्ट्स में टूट गई, W बाह्य और W आंतरिक। W बाह्य का मैंने मान लगा दिया, W कुल मैंने यहाँ पर लगा दिया, W आंतरिक मैंने यहाँ पर लगा दिया, और आगे मैंने केवल कैलकुलेशन की और हमारे ये सूत्र निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। कोई भी दिक्कत तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में फिर समझा देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो समीकरण 5 से कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, वो मैं आपको बता दूं। तो नोट डाले ने यहां पर, ठीक है, नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट नंबर 1, देखो जब हम सेल से धारा ले रहे हैं, जब सेल से धारा ली जा रही है, तो क्या है, संबंध 5 से स्पष्ट है कि, संबंध 5 से स्पष्ट है कि जब सेल से धारा ली जाती है, धारा ली जाती है, तो सेल का विद्युत वाहक बल, तो सेल का विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा, टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा। देखो मैं अगर इस इक्वेशन की बात करूं, V बराबर क्या है, E माइनस IR है। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि इस इक्वेशन में E और V में से कौन बड़ा है, तो आप इतने समझदार हो, मैं इसको अगर इधर लेके आ जाऊं तो E बराबर क्या हो जाएगा, V प्लस IR। तो कहने का मतलब यह है कि ये मतलब V में अगर हम IR और जोड़ेंगे तब जाकर वो E के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो E है वो V से बड़ा है। तो कब बड़ा है, जब हम सेल से धारा ले रहे हैं। तो जब सेल से धारा ली जाती है उस कंडीशन में जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो सेल के टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, V इज लेस देन E या E इज ग्रेटर देन V। ये कब है, जब सेल से धारा ले रहे हैं। सेकेंड कंडीशन बनेगी यदि I इज इक्वल टू 0 हो, तो मतलब सेल से हम कोई भी धारा नहीं ले रहे हैं। अगर हम सेल से कोई भी धारा नहीं लेंगे तो V बराबर E माइनस I इंटू 0, या V बराबर क्या हो जाएगा, E। इसका मतलब है कि अगर सेल से कोई भी धारा नहीं ली जाती है तो उस कंडीशन में सेल का टर्मिनल विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये कब है, जब हम सेल से कोई भी धारा नहीं ले रहे हैं। तो दोनों कंडीशंस आपकी समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ रहा है सब कुछ। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, आगे मैं कई सूत्र और डेरिवेटिव कराने वाला हूँ इसी से। इसको मिटा देते हैं हम, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा।
और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग जल्दी से। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाऊँ, इसी टाइप से पढ़ाऊँ, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो दूँ, तो स्टूडेंट इतना तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डाल लो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इसी सूत्र से निकालेंगे। V बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 5 से V बराबर E माइनस आई आर। ठीक है, क्लियर सभी को। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप इधर ले आओ, आई आर बराबर इसको इधर ले जाओ E माइनस वी। क्लियर है। या R बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन आई। अब देखो आप सभी ने यहाँ लिखोगे, बट आप सभी ने V बराबर क्या पढ़ रखा है, I इंटू आर। आई बराबर निकालोगे तो क्या आएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, R को इधर लेके आओगे तो V अपॉन आर, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को उठा के रख देंगे, इसलिए R बराबर E माइनस वी अपॉन आर। तो R आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो क्या लिखोगे, R E माइनस वी अपॉन वी। बताओ इसी तरीके से तो लिखोगे, V तो हमारा नीचे रहा, केवल R ही तो ऊपर पहुँचा है। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, आप सभी समझदार हो, इतने तो जानते होंगे, R बराबर कैपिटल R E अपॉन वी माइनस V अपॉन वी। बताओ इस तरीके से लिखा जा सकता है। या R बराबर कैपिटल R E अपॉन वी माइनस 1। तो ये हमारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र हो जाएगा। तो मैंने कैसे निकाला है आप सभी के समझ में आ गया होगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है सेल से प्राप्त धारा। मिटा दे इसको। अब देखो सेल से प्राप्त धारा कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता दूं। सेल से प्राप्त धारा, तो देखो यहाँ लिखोगे वही समीकरण 5 से। समीकरण 5 से हमारा क्या है, V बराबर है E माइनस आई आर। बट आप सभी ने ओम का नियम पढ़ रखा है, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पर मैं इस V को हटाकर इस वैल्यू को लगा दूंगा, तो I इंटू आर बराबर E माइनस आई आर। इसको आप इधर ले आओगे तो आई आर प्लस आई आर बराबर कैपिटल E। I आपका कॉमन आ गया, R प्लस आर बराबर E। या I बराबर E अपॉन आर प्लस आर, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो, नीचे हिंदी में लिखना चाहते हो तो सेल से प्राप्त धारा बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बटे सेल का कुल प्रतिरोध, या फिर लिख सकते हो कुल प्रतिरोध लिख दो, क्योंकि यहाँ पर बाह्य और आंतरिक आपका दोनों आ जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो ये आपके दो सूत्र बन गए, एक ही सूत्र है, उसी को मैंने दो फॉर्मेट में लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गई स्टूडेंट हमारी सेल से प्राप्त धारा। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं आज के लास्ट हेडिंग की। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगली वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं इसमें आपको किरचॉफ के नियम पढ़ाऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। ठीक है, जो कि कल ही आने वाली है आप सभी के लिए। अब स्टूडेंट को अगर हम यहाँ पर, तो हमने क्या किया, सेल से धारा ली है, तो अब सेकंड एक और कंडीशन बन जाती है, सेल को अगर हम आवेशित करें, सेल को देखो चार्ज भी तो किया जाता है, तो उसका मतलब क्या, हम उसको आवेशित करें, तो सेल को आवेशित करने पर, तो अगर सेल को आवेशित किया जाएगा तो उस कंडीशन में धारा का जो मान है स्टूडेंट वो बदल जाएगा। तो धारा का मान बदल रहा है, मान का मतलब ये होता है कि जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। मतलब इस वाली कंडीशन में तो हमने आई यूज़ किया था, बट इस वाली कंडीशन में हम माइनस आई यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने सूत्र क्या पढ़ा था, V बराबर E माइनस आई आर, तो माइनस आई और आर, या V बराबर क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। अब समझना, देखो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अगर मैं पूछूं इस कंडीशन का मतलब क्या है, तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि V का जो मान है वो E से ज़्यादा है। ये कब है, जब सेल को आवेशित किया जाता है। तो यहाँ लिखोगे जब सेल को आवेशित किया जाता है तो उस अवस्था में सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। अब देखो डायरेक्शन बदल जाएगी, चार्ज करें तो उसका मतलब धारा की डायरेक्शन ये होगी अब,
क्योंकि हम इसको उल्टा चार्ज कर रहे हैं, इसको खुद धारा दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो धारा का चिन्ह है ना वो माइनस में आएगा और हमारा ये एक नया सूत्र बन जाएगा। कब है? जब हम सेल को आवेशित करेंगे। तो सेल को आवेशित करने पर सेल का जो टर्मिनल विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। क्लियर सभी को? तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो कमेंट लिख देना। कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते बट कमेंट्स हम सारे पढ़ते हैं और वीडियो को देखो सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। 90+ अगर हमारे चैनल से पढ़ के ना आए ना तब बोलना। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।